अब इसमें जो प्रियंका गांधी वाला मुद्दा है, तो हाँ, वही मैं प्रियंका गांधी वाले मुद्दे पर आना चाहता हूं कि थोड़ा सा कि ये आखिर संजय निरुपम ने प्रियंका गांधी को क्यों घेर लिया? क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस जो है वो हर जगह ऐसे ऐसे राज्यों में भेजती है जहां पर कांग्रेस की स्थिति दयनीय होती है, और वहां पर प्रियंका गांधी को भेज करके, और फिर अगर वहां हार हो जाए तो फिर वो प्रियंका गांधी के ऊपर मर देना कि कांग्रेस की हार जो है उसमें प्रियंका गांधी गई थी, वहां पर वो जीत नहीं पाई कांग्रेस। तो संजय निरुपम जो हमला कर रहे हैं खास करके प्रियंका गांधी पर, ये क्या आपको लग रहा है सही है, या यहां पर कांग्रेस जो है वो जानबूझकर प्रियंका गांधी को भेजती है ऐसे राज्यों में? नहीं, देखिए है क्या कि ज्यादातर जो पावर है मूलतः वो तो निश्चित रूप से राहुल जी के ही पास है, और राहुल जी राष्ट्रीय राजनीति में भी बिजी रहते हैं, विदेश दौरे पर भी रहते हैं। तो ये बात ठीक है, विपक्ष तो बोलेगा ही जो कांग्रेस के विरोधी है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जब यूपी में बहुत कमजोर थी कांग्रेस, तो प्रियंका गांधी को आगे किया गया, और अभी असम में प्रियंका गांधी को दिया गया। हालांकि प्रियंका गांधी हिमाचल में सक्सेसफुल रही, लेकिन इसके बाद कोई सफलता का स्वाद उन्होंने नहीं चखा। तो यह भी हो सकता है कि कांग्रेस के जो थिंक टैंक है, खासकर केसी वेणुगोपाल, उनको लगता होगा कि प्रियंका की लोकप्रियता जमीन पर कितनी है इसको भी आंका जाए, उन्हें संगठन कौशल कितना है वो भी देखा जाए। तो ये सब कुछ होता है स्वाभाविक। अब देखिए हार मिलेगी, आप कुछ बचते बचते से नजर आ रहे हैं, आप पूरा खुलकर नहीं कह रहे हैं कि संगठन कौशल ये नापा जा रहा है, या फिर ये नापा जा रहा है कि अगर जीत हो गई है तो ठीक है, संगठन कौशल नापा जा रहा है, और हार हो गई तो कम से कम राहुल गांधी सेफ रहेंगे, और केसी वेणुगोपाल यही चाह रहे होंगे कि राहुल गांधी के ऊपर कोई ठिकरा ना फूटे। देखिए वो सेफ्टी वॉल्व वाली थ्योरी तो तब चलती जब राहुल 1-2 चुनाव हारे होते और 3-4 जीते होते। राहुल ने तो 95-96 चुनाव वो हार गए, तो वो सेफ्टी वॉल्व कितना भी लगाएंगे वॉल्व वो टिकने वाला नहीं है। तो इससे देखिए राहुल गांधी जो है जय पराजय, चिंतन मनन, आलोचना, तर्क वितर्क कुतर्क से वो ऊपर चले गए। अब उनकी जो कहते हैं खाल मोटी होना, जो राजनेताओं की खाल मोटी होती है वैसी हो गई। अब राहुल गांधी को हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ ये हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से दोनों भाई बहन है तो अपनी अपनी जिम्मेदारियां कुछ बांटते होंगे, लेकिन हाँ विफलता होगी तो ये हर दूसरे नेता पर जाएगा, और ये सफलता होगी तो राहुल पे सिर बढ़ेगा। और ये हर पार्टी में होता है, जहां बीजेपी जीत जाती है वो सेहरा मोदी जी के सर पे बन जाता है, जहां हार जाती है लोकल लीडर इस्तीफा देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं, मुख्यमंत्री का। अभी जब बंगाल में अगर हार जाएगी बीजेपी तो वहां का के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा हो जाएगा। जैसे पहले दिलीप घोषदा का इस्तीफा हो गया, दिलीप घोषदा बुढ़ापे में शादी करके अपना वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। तो ऐसा ही होता है, जब जीतता है तो सरदार जीतता है, और हारते हैं तो सिपह सलार वो छोटे मोटे वो हारते हैं, सेनापति छोटे मोटे। संजय जी अब वापस आते हैं, हम थोड़ा जातीय समीकरण को लेकर कुछ चर्चा करना चाहते हैं कि यहाँ पर जातीय समीकरण क्या कह रहा है, और किसके पक्ष में, किस पार्टी के पक्ष में कौन सी जाति जो है उसका, हालांकि कोई भी जाति ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के पक्ष में चली जाती है उसका पूरा का पूरा, लेकिन मैक्सिमम वोट किसी एक जाति का किस पार्टी की तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, मैं बहुत विस्तार से इस पे बताऊंगा अपने दर्शकों को। देखिए शुरू करते हैं। देखिए वहां अलग अलग तरह का जाति समीकरण है जो उत्तर भारत से हूबहू नहीं मिलता, कुछ समानताएं भी है और बहुत कुछ अलग भी है। जैसे देखिए सामान्य जाति जिसको सवर्ण समाज कहते हैं, उसमें जो जातियां आती हैं असम में वो है ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण वहां भी है। डेका टाइटल वाले जो है वो भी सामान्य जाति में आते हैं। कलिता, राजखोवा, ये उनको कास्ट असमीज कहा जाता है, कास्ट असमीज कहा जाता है, और ये मुख्यतः बीजेपी को वोट देते हैं। हालांकि कुछ पॉकेट में कांग्रेस को भी और लोकल पार्टी को भी वोट देते हैं। अब आइए दूसरा, अहोम जो जिससे गौरव गोगोई खुद है, गौरव गोगोई खुद अहोम जाति के, तो अहोम ओबीसी के तहत आते हैं। ये प्रभावशाली हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं, प्रभावशाली है राजनीति में भी, और हर क्षेत्र में अहोम जो है काफी प्रभावशाली है असम में। और असम मतलब ही अहोम था एक जमाने में,
दरअसल असम अहोम से अखोम हुआ, अखोम से असम हुआ। तो अहोम सबसे पावरफुल है। अब ये पहले जो है कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, क्योंकि गौरव गोगोई और इनके पिताजी वो जो सीएम रहे थे वो अहोम को ही रिप्रेजेंट करते थे। तो अहोम प्लस मुस्लिम प्लस ओबीसी और कुछ ट्राइबल्स का वोट लेके वो सरकार बना लेते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अहोम बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते चले गए। अभी भी जो अहोम है वो लगभग कहा जाता है 50-50% है, गौरव गोगोई की तरफ भी और बीजेपी की तरफ भी। अब आइए बोरा, बोरा भी जो एक जाति है, जो भूपेन बोरा अभी तुरंत जो शामिल हुए कांग्रेस से, वो ओबीसी समाज में में आते हैं और यह मुख्यतः बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और 18 मार्च को कांग्रेस के भूपेन बोरा ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इसके लंबे समय से कोशिश चल रही, तो ये इसमें बीजेपी कामयाब रही और बोरा समाज के बहुत बड़े नेता जो है वो भूपेन बोरा। तो आप समझ लीजिए कि बोरा समाज को भी साधने में कामयाब रही। पर बात दोलाई तो एक है। अब आइए कोच राजवंशी, देखिए ये एक ट्राइब है कोच राजवंश, और इसका झुकाव मैक्सिमम बीजेपी की तरफ है और थोड़ा सा कांग्रेस को भी ये देते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये बीजेपी को ही देते हैं। कोच राजवंश हिंदू बंगाली ये बीजेपी को देते हैं, क्योंकि सीए लागू होने के बाद इनको नागरिकता मिली है। वहां जो बांग्लादेश से भी आए उनको नागरिकता मिल गई सीए के तहत। मुस्लिम्स, ये मुस्लिम्स जो है 30%, यानी असम की आबादी के पहले 30% थे। इसमें भी कई जातियां हैं, गोरिया, मोरिया, देसी, भाटिया। देखिए इतना विस्तार से असम पे मुझे नहीं लगता है कि नेशनल मीडिया भी डिस्कस करेगा। इतना रिसर्च करके दर्शकों के सामने हम लाए हैं ताकि उनको असम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। तो ये मुस्लिम जो वोटर है इस बार ज्यादातर वो कांग्रेस के पक्ष में है। अब पूछिए, और बहुत कम जो है एआईयूडीएफ के पक्ष में। 2-3 सीटों पर एआईयूडीएफ यानी बदरुद्दीन अजमल जो इत्र के बहुत बड़े व्यापारी हैं उनके पक्ष, क्योंकि वहां के मुस्लिमों का यह मानना है कि चूंकि इनके कमर्शियल इंटरेस्ट है, कुछ व्यापारिक हित है, और बार बार ये हिमंता के साथ फोटो खिंचाते। कई बार हिमंता की उन्होंने तारीफ भी कर दी है कि हिमंता जो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज पढ़े लिखे। तो इससे मुस्लिम समाज में एक भरोसा का संकट हो गया है एआईयूडीएफ के लिए, और चूंकि हिमंता का सबसे प्रखर विरोध कांग्रेस कर रही है, तो मुस्लिम समाज को लग रहा है कि अपना वोट बेकार करने की बजाय दिया जाए किसको, कांग्रेस को। इसके बाद देखिए बोड़ो, बोड़ो जो है ये सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। ये बोडोलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं और ये 4 जिले हैं जिसमें बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, बीटीसी, और 4 जिले जो आते हैं ये कोकराझार है, बाक्सा है, उदलगिरी और चिरांग है। ये असम के क्षेत्रफल का 35% आबादी है इनकी, लगभग 35%। नहीं, 35% आबादी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये प्रभावशाली है। 35% नहीं होंगे क्योंकि 30% तो मुस्लिम ही है, 35% नहीं होंगे, 17-18% कहा जाता है इनकी आबादी है। 4 जिलों में ये कंसंट्रेटेड है और यहाँ की 2 पार्टियां हैं। एक है बीपीएफ, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, जो हग्राम मोहिलरी की पार्टी है, और यूपीपीएल जो है प्रमोद बोड़ो की पार्टी है। देखिए प्रमोद बोड़ो को राज्यसभा भेजा बीजेपी ने इसी बार, लेकिन अलायंस जो है बीजेपी का बीपीएफ के साथ है, क्योंकि बीपीएफ जो है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में लीड कर रही है 28 सीटों के साथ। टोटल 40 सीटों में 28 सीट बीपीएफ के पास है, हग्राम मोहिलरे वाली पार्टी। इसीलिए, और यूपीपीएल का जो प्रभाव है बोडोलैंड में लगभग खत्म हो गया, मात्र 5 सीट पर, 40 में 5 सीट पर सिमट, 7 सीटों पर सिमट गई है यूपीपीएल। इसलिए यूपीपीएल के साथ इन्होंने अलायंस नहीं किया। अब आइए, एक मिसिंग जनजाति है, इसका झुकाव भी बीजेपी की तरफ है, और ये अपर असम के इलाके की सबसे बड़ी आदिवासी कम्युनिटी है मिसिंग। और ये जो जी 1 सेकंड के लिए रोकेंगे आपको। दरअसल वो जो प्रमुख जनजाति समूह है उसमें 35% बोडो है, और जो मिसिंग है वो 17.5% के आसपास है। इसलिए लेकिन वो प्रमुख जनजाति समूह में उनका जो मतलब प्रतिशत है वो 35% था। और देखिए बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि ओवरऑल 17% है, और इसमें बीजेपी और बीपीएफ की बहुत ही मजबूत पकड़ है इस इलाके में। मतलब बीपीएफ के साथ हग्राम मोहिलरे यहां सबसे पॉपुलर है बोडो के बीच। अब देखिए इसके अलावा मिसिंग मैंने बताया अपर असम, इसके अलावा देखिए कार्बी एक है, कार्बी जो कार्बी आंगलोंग इलाके में रहती है, कार्बी भी ट्राइब है। दिमासा, तिवास, राभा, देवरीज, सोनोवाल, कछारी और थंगल्स, इन सब का बीजेपी की तरफ झुकाव है। देखिए सारे ट्राइबल्स का नाम मैं गिना रहा हूं एक एक। अब आइए ओबीसी समाज में आते हैं मोरान, मातक और चूटिया।
ये तीनों में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट देते हैं, क्योंकि इनको खतरा लगता है बांग्लादेशी घुसपैठिए से। इनको लगता है बांग्लादेशी घुसपैठिए की संख्या अगर इसी तरह बढ़ती रही तो उनका राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। और चूंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे बांग्लादेशी लोग जो बस गए, रह गए, उनको ओबीसी का दर्जा दे दिया ममता जी ने, तो उनको डर लगता है इन ओबीसी कम्युनिटीज को कि ये ओबीसी रिजर्वेशन में भी भविष्य में आ सकते हैं अगर आबादी बढ़ गई बांग्लादेशी मुस्लिमों की या बांग्ला भाषी मुस्लिमों की, इसलिए बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए एक और है टी गार्डन लेबरर्स एंड बंगाली, टीजीएल इसको वैसे कहते हैं। ये 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस इलाके में लाए गए, असम के इलाके में, ताकि चाय की खेती हो सके। और ये कहां से आए? झारखंड से, उड़ीसा से, उस समय बिहार भी थे, क्योंकि उसमें बंगाल का ही सब हिस्सा था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब एक साथ थे, और झारखंड भी उसमें बंगाल का हिस्सा था। तो ये सब उसी इलाके से आए। ये टोटल असम की आबादी का 17%, प्रवीण जी, 17%। और इनका प्रभाव संजय जी यहाँ पर आपको रोकेंगे, क्योंकि आपने उसी समुदाय के बारे में ये चर्चा की है। तो यहां पर यह चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ वहां पर गठबंधन नहीं करने जा रही है, अभी तक तो नहीं हुई है, क्योंकि 87 सीट पर तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार भी उतार दिया है, 3 लिस्ट जारी जो हुई है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह कहना है कि अगर असम में वहां उनके साथ नहीं होता तो वो कुछ और दल के साथ वहां पर अपने उम्मीदवार वहां उतारेंगे। तो फिर क्या ये जो इसमें कुछ जो कांग्रेस को जो वोट जाता है उसमें कुछ नुकसान होता हुआ दिख रहा है क्या, जो खास करके हेमंत सोरेन के जाने की वजह से? देखिए, हेमंत सोरेन ने विश्वनाथ जिले में जनसभा की है और जो मूल आदिवासी हैं उनको एड्रेस किया है। और उनका ये कहना है, देखिए पहले मैं बता दूं हेमंत सोरेन के मुद्दे क्या है। हेमंत सोरेन का ये कहना है कि बीजेपी ने 3 वादे किए थे टी गार्डन लेबरर्स यानी चाय श्रमिकों के साथ, कि उनको एसटी का दर्जा देंगे, उनको उनका डेली वेज जो बढ़ाएंगे, रोज का जो मजदूरी है वो बढ़ाएंगे, और उनको घर का जो पट्टा, जो गार्डन इलाके में रह रहे टी गार्डन में, उनको घर का पट्टा देंगे। ये 3 वादे बीजेपी ने किए। इसमें केवल एक वादा बीजेपी पूरा कर पाई, डेली वेज बढ़ा दिया। लेकिन उस वेज बढ़े होने से भी, मजदूरी बढ़ जाने से भी यहाँ के जो श्रमिक है वो खुश नहीं। अब हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं कि हम जय भारत, जो अभी तक चर्चा चल रही है, रांची में हमारे कुछ मित्र हैं जेएमएम से, उनसे बात करने पर पता चला कि वो जय भारत पार्टी एक लोकल पार्टी है, उसके साथ अलायंस करके 35 से 40 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। ये उनका इरादा है। और कांग्रेस क्या कहना चाह रही है? देखिए, गौरव गोगोई मिले भी है, परिणाम भी क्या पैर छू कर हेमंत का। कांग्रेस का यह कहना है कि आप अपना कैंडिडेट हमारे सिंबल से लड़ा दीजिए। अब देखिए, कांग्रेस के पास धर्म संकट क्या है कि अगर हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि एसटी स्टेटस वो चाय श्रमिकों को दिलाएंगे, तो बाकी जो एसटी है, बोडो, राभा, दिमास, मिसमी, ये तो कांग्रेस को साथ ही नहीं देंगे। तो क्योंकि तब तो मानेंगे कि बाहर से आए लोगों को एसटी का दर्जा देने की बात हो रही है। इसलिए कांग्रेस का शुरू से ही प्लान था कि हेमंत सोरेन अलग से लड़े और वो वोट काट के थोड़ा 1-2% भी प्रभाव डालेंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा। कांग्रेस की योजना। अब हेमंता की क्या योजना है? देखो कि हेमंता बार बार अमित शाह से भी मिलते हैं दिल्ली में आके, है ना, तो और वो हम लोग कवर करते रहे पहले, तो वो क्या करेंगे वो देखने वाली बात होगी। 1-2 दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा। तो ये 17% श्रमिक जो है ये टी लेबर गार्डर्स के, इनके बारे में बता दूं कि इनको ठीक है डेली वेजेस, 3 जो मुद्दे हैं वो हमने बता दिए कि 3 वादा किया था बीजेपी ने। इनको एसटी स्टेटस का दर्जा देंगे, इनका डेली वेज बढ़ाएंगे, इनको जमीन का पट्टा देंगे, आवास का पट्टा देंगे। लेकिन इसमें केवल एक वादा पूरा हुआ। जब बीजेपी ने देखा कि वो ये सब वादा पूरा नहीं कर पाई है और श्रमिकों में नाराजगी है 17% वोटरों में, तो उन्होंने क्या किया कि सबका खाता खुलवाया और खाता खुलवा के 6,000 रुपए दिलवाया, सस्ती दर पर चावल दिया उनको। इसके अलावा जो टी लेबर गार्डन यानी चाय श्रमिकों के जो मेधावी बच्चे थे उनको स्कॉलरशिप दिया, और जितने भी गार्डन एरिया है उनमें सड़क बनाया। और 2 योजनाएं, जो अरुणोदय योजना चल रही है और जो निजुट मोइना वही बच्चों को स्कॉलरशिप देना, अरुणोदय जो सबके खाते में पैसा दे रहे, और जो 6,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेजा है इलेक्शन से पहले, जो कि हर राज्य में भेजा जा रहा है रोजगार योजना के नाम पर,
उससे बीजेपी को उम्मीद है कि वो टी लेबर गार्डनर्स के हितों को संभाल लेगी, वोट ले लेगी। तो अब जी, तो ये जातीय समीकरण असम का था, काफी उलझा था। मुझे खुद 2-4 दिन लगे इसको रिसर्च करने में, और जहां तक मैं समझ पाता हूं कि लगभग जितने भी प्रमुख समुदाय हैं और उनके राजनीतिक रुझान, वो भी स्पष्ट हमने बताने की कोशिश की। जी चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग हर मुद्दे पर लगभग विस्तार से चर्चा करेंगे, खास करके जो जातीय समीकरण है उनका किस जाति का झुकाव किस ओर है, आपने विस्तार से बताया। आगे जब हम और आएंगे तो फिर हम और भी जो अपर असम है उसके बारे में या लोअर असम है उसके बारे में, बाकी और भी क्षेत्रों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। तो जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं वो इस वीडियो को आप फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप YouTube चैनल के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए। अगर फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को वहां से भी अपने वॉल पर शेयर कर सकते हैं। कमेंट करते रहिए आपको कैसा लग रहा है ये डिस्कशन, और आप बने रहिए क्यूआई के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।